नमस्कार दोस्तों। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले जो अध्याय है इसमें अब हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के बारे में। ठीक है। फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH, यानी कि बेंजीन वाले और बेंजीन वाले के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं C6H5OH। ये है फिनॉल का सूत्र, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले इसके अंदर विरचन की विधियाँ, किस तरीके से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। पहली जो विधि है विरचन की विधि वो है हेलोएरिन से। हेलोएरिन से मतलब यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराएं वो 623 केल्विन तापमान पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो फिनॉल का निर्माण होता है। ये होती है हेलोएरिन से अभिक्रिया। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है बेंजीन डाइओनियम लवण से, जो लवण सैंडमेयर अभिक्रिया में बनता है C6H5N2+Cl-। यह है बेंजीन डाइओनियम लवण। इसका जब किया जाता है, जल से अभिक्रिया कराई जाती है इस बेंजीन डाइओनियम लवण की, तो इससे फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है। तो बेंजीन डाइओनियम लवण से भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर OH और COH दोनों लगे हुए होते हैं तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। बेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर OH और COH दोनों ग्रुप लगे हुए होते हैं तो ये होता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है सोडा लाइम से। ठीक है। सोडा लाइम से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिश्रण होता है। NaOH और CaO के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि जब अभिक्रिया पूर्ण की हुई करने को आए तो उस समय NaOH और CaO लिखे हुए मिले, केवल सोडा लाइम भी लिखा हुआ हो सकता है बस, और अभिक्रिया पूर्ण करो आता है। तो सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडा लाइम से कराई जाती है तो इसके अंदर बनता है ये जो यौगिक प्राप्त होता है इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। आप वीडियो को रोक कर इनके नाम भी लिखते रहें साथ में। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। O के ऊपर माइनस है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब HCl से कराई जाती है तो इसमें फिनॉल प्राप्त होता है, हमें मुख्य उत्पाद के रूप में फिनॉल प्राप्त होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल से भी हम फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है क्यूमीन से। क्यूमीन जो यौगिक है वो आपके सामने ये है आपके क्यूमीन यौगिक। ठीक है। क्यूमीन जो होता है इसमें CH3CH और CH3 पर बेंजीन वाली लगी रहती है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, है ना। ये एक सामान्य नाम है इसका। आप IUPAC नाम इसके नीचे लिखें, 2 फिनाइल प्रोपेन। 2 फेनिल प्रोपेन क्यूमीन का IUPAC नाम है। क्यूमीन की अभिक्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ में। ठीक है। तो क्यूमीन O2 से अभिक्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करता है उसका नाम आपको इसके नीचे लिखना है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है। देखो ये जो CH3 है वो ये रहा, ये वाला जो CH3 है वो ये रहा, है ना। अब ये जो CH है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक ये वाला और एक ये वाला जो O2 से हमें प्राप्त होंगे, है ना, ये दोनों बीच में आ जाते हैं इसके। तो इसका नाम हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जब जल अपघटन किया जाता है तो इससे जो यौगिक प्राप्त होता है वो होता है फिनॉल। ठीक है। ये यौगिक हमें प्राप्त होगा फिनॉल। तो हम क्यूमीन से भी क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है और इसके जल अपघटन पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है। अगर बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है O2 के साथ में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में और 583 केल्विन ताप पर, तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो बेंजीन का ऑक्सीकरण से भी फिनॉल प्राप्त होता है। रॉशिंग प्रक्रम, ये एक नाम वाली अभिक्रिया है, प्रक्रम है। इसमें क्या जाता है कि बेंजीन की अभिक्रिया HCl से और O2 से कराई जाती है, बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है C6H5Cl। इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, जल से अभिक्रिया कराई जाती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, SiO2 की उपस्थिति में, तो भी फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रक्रम को कहते हैं रॉशिंग प्रक्रम, एग्जाम में आया हुआ ये प्रक्रम। डाउ प्रक्रम, इसका नाम है डाउ प्रक्रम। इसमें क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर, तो फिनॉल प्राप्त होता है। इस तरीके से हम निम्न विधियों द्वारा, किसी भी विधि द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, फिनॉल के जो भौतिक गुणधर्म है उनमें यह एक रंगीन विशिष्ट प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लेकिन इसकी जो गंध होती है वो बहुत विशिष्ट प्रकार की होती है। फिनॉल की तीखी गंध होती है, मतलब फिनॉल जल में विलय होता है, जल में इसको मिलाएंगे तो ये जल में विलय हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों में पहली जो इसका रासायनिक गुणधर्म है वो है इसकी अम्लीय प्रकृति। फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है। देखो हमने पहले अल्कोहल की बात की थी, तो अल्कोहल की प्रकृति भी क्या होती है, अम्लीय होती है, और फिनॉल भी अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब अगर ये कोई आपसे पूछता है कि ज़्यादा अम्लीय कौन है, अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है या फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है, पहले हम फिनॉल की बात करते हैं, फिर मैं आपको दोनों के बारे में एक साथ बताऊँगा।
फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को अनुनादी संरचनाओं से समझा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने 11th में फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाई थी, मैंने यहाँ भी बना रखी है, देखो आप। फिनॉल की जो अनुनादी संरचना है, इस फिनॉल की ये जो अनुनादी संरचना है, इस फिनॉल इसमें इन पांचों संरचनाओं के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश आ रहा है। ठीक है, अब बंद फिनॉल अम्ल की भांति व्यवहार कब करेगा? जब ये वाला बंध टूटेगा, ये वाला अगर बंध टूटेगा OH का, तो H जो होगा वो बाहर निकलेगा, तो ये अम्लीय गुणधर्म दर्शाएगा। तो होता क्या है, जब फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं होती हैं, फिनॉल जब अनुनादी संरचना दर्शाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है धनात्मक आवेश। अब ऑक्सीजन की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में चले गए। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो थे वो बेंजीन वलय में चले गए। ठीक है, तो बेंजीन वलय में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव ऋणात्मक आवेश आता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया धनात्मक आवेश। अब ऑक्सीजन के पास में कोई भी ऐसा कोई चारा नहीं बचा है जिससे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का केवल एक ही मेथड है कि ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। OH बंध से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इस हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल देता है H+ के। ठीक है, तो H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? इससे फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो उसकी जो अनुनादी संरचना है ये स्पष्ट करती है कि ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश उपस्थित है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन परमाणु पर धनात्मक आवेश है, अतः यह OH आबंध से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में निष्कासित करता है और अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अगर H+ आयन निकल जाएगा फिनॉल से, जब OH+ आयन निकल जाएगा तो इससे क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये देखो ये फिनॉल है, फिनॉल से जब जैसे ही ये वाला H निकलेगा तो इससे बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन भी H+ निकलने के बाद में अनुनादी संरचना द्वारा स्पष्ट स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। H+ आयन के निष्कासन होने पर बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं ही इसको स्थायित्व प्रदान करती हैं और इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में आता है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, तो जो मैंने लिखा हुआ है ना ये आपको लिखना है केवल बस। अब देखिए आप, फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे फिनॉल बना हुआ है ये, है ना, ये देखो ये फिनॉल बना हुआ है, ये आपके सामने फिनॉल बना हुआ है। इस फिनॉल के ऑर्थो, पैरा या मेटा स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा या मेटा स्थिति पर कोई अगर प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है तो उसका इसकी अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपन पढ़ना चाहते हैं। देखो पहला है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति। अगर फिनॉल पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन NO2 नाइट्रो समूह, यह समूह की उपस्थिति अम्लीयता बढ़ाती है। क्या करती है? इससे अम्लीयता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा ये, तो ऑक्सीजन से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, तो ऑक्सीजन पर धनात्मक आवेश और बढ़ जाएगा, तो उससे उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति, जैसे एल्किल समूह, CH3 समूह, CH3CH2 समूह, एल्किल, मेथिल, एथिल, ये समूह। अगर ये समूह बेंजीन वाले पर कहीं लगे हुए हैं तो उसकी अम्लीयता में क्या करते हैं? कमी लाते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो इसके दो प्रभाव हो गए आपके, एक तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में अम्लीयता बढ़ती है और एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति में अम्लीयता घटती है। अब आपके पास में 3 यौगिक है, कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कि RCOOH, एक आपके पास में फिनॉल है जिसको अपन ने क्या लिखा था? फिनॉल का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था यहाँ पर? OH, और ये आपके पास में है फिनॉल, और एक आपके पास में क्या है? ROH, अल्कोहल। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद फिनॉल होगा और सबसे कम अम्लीय होगा अल्कोहल। ठीक है, तो अम्लीयता का जो क्रम है वो इधर जाने पर क्या हो रहा है? अम्लीयता का क्रम इधर जाने पर बढ़ रहा है, इधर जाने पर अम्लीयता का क्रम बढ़ रहा है। सर सबसे अधिक अम्लीय है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उससे कम अम्लीय फिनॉल, उससे कम अम्लीय होता है अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराते तो क्या होता है? फिनॉल जिंक से अभिक्रिया करके, ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इधर फिनॉल जो है वो बदल जाता है बेंजीन के अंदर। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर जिंक डस्ट से कराई जाए, या जिंक आपकी बुक में लिखा होगा यशद रज, मतलब कि जिंक की रेत से इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो उससे बनेगा बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया अगर अमोनिया से इसकी अभिक्रिया कराई जाए, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाए ZnCl2 की उपस्थिति में, तो इससे एनिलीन बनता है C6H5NH2। यहाँ इसका नाम लिखें, इसके नीचे आप एनिलीन। ठीक है, जो सैंडमेयर अभिक्रिया में काम आता है। ईथरीकरण अभिक्रिया, अगर फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो वही सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जो सबसे फर्स्ट अभिक्रिया बन रहा था सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हमने करा दी मेथिल आयोडाइड के साथ में। किससे अभिक्रिया की आपने? इसकी मेथिल आयोडाइड से। तो ये जो Na है, ये वाला Na और ये I, इससे तो बन जाएगा NaI, और इससे एक ईथर प्राप्त होगा। ईथर का मतलब बीच में ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पर,
एक तरफ मैथिल समूह है और एक तरफ बेंजीन वाले हैं, तो इसका नाम है मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, इसका नाम होगा मैथिल फेनिल ईथर। ये इस अभिक्रिया को कहते हैं हम ईथरीकरण अभिक्रिया। अगर फिनोल का किया जाए ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, Na2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसका जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो इससे बनता है बेंजोक्विनोन। इस यौगिक का नाम है बेंजोक्विनोन। इसमें देखो दो कीटोनिक ग्रुप आ रहे हैं, एक तो C+O ये रहा, एक C+O ये रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इसके बाद में नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। देखो पूरे चैप्टर के अंदर नाइट्रीकरण अभिक्रिया फिनोल थोड़ा सा अलग दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, देखो अगर फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए तो अलग उत्पाद प्राप्त होता है, अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए तो अलग उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो अपन देखते हैं अभी। जब फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो ये क्या करता है, इससे तनु नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये NO2+ ये देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक फिनोल पर आक्रमण करता है, क्योंकि फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणात्मक आवेश है, तो एक बार ये बनाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दूसरी बार बनाएगा पैरानाइट्रोफिनोल। तो दो यौगिक प्राप्त होंगे आपको। कब, जब फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराई जाएगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। यहाँ पे आप पैरानाइट्रोफिनोल लिखना है इसका नाम, नोट्स जब बना रहे उसके अंदर। दूसरी बार अगर अभिक्रिया कराई जाती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में तो इससे दो उत्पाद प्राप्त नहीं होते हैं और एक ही उत्पाद प्राप्त होगा जिसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ये दो ऑर्थो स्थिति हैं, ये वाली और एक पैरा स्थिति, इन तीनों स्थितियों पर NO2 समूह अटैच हो जाएगा, लग जाएगा। इस यौगिक को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक की परीक्षा में कई बार आया हुआ है ये पिक्रिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम इसके नीचे लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ। IUPAC नाम है इसका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये वाला, ये जो कार्बन ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6, तो 2,4,6 पर नाइट्रो समूह लगा हुआ है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सामान्य नाम है इसका पिक्रिक अम्ल। परीक्षा में क्वेश्चन पिक्रिक अम्ल के नाम से आता है। आप पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, या फिर क्या होता है जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराई जाती है। फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया, फिनोल की फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया कही जाती है। फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया आप जानते हो एल्कीकरण और एसिलीकरण दो प्रकार की होती है। एल्कीकरण में फिनोल की अभिक्रिया कही जाती है CH3Cl से, और एसिलीकरण में कही जाती है CH3COCl से। तो दोनों में दो प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला जो है इसके अंदर एल्कीकरण में Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। ठीक है, और इससे यौगिक प्राप्त होगा आपके क्रिसॉल। बेंजीन वाले पर जब OH और CH3 उपस्थित हों, अगर ये ऑर्थो स्थिति पे तो इसका नाम होगा ऑर्थोक्रिसोल और इसका नाम होगा पैराक्रिसोल। इस यौगिक का नाम आप नीचे लिखना, ऑर्थोक्रिसोल इसका नाम है, पैराक्रिसोल इसका नाम है। अब यदि इसकी अभिक्रिया CH3COCl से कराई जाए एसिलीकरण अभिक्रिया के अंदर, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और COCH3 वाला भाग फिनोल पर जुड़ जाएगा। एक बार ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, एक बार पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें दो यौगिक प्राप्त होंगे, एसिलीकरण से और एसिटिलीकरण से। अब किया जाए इसका ब्रोमीनीकरण। देखो ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया भी नाइट्रीकरण के समान है। जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीनीकरण से की जाती है तो Br2 के साथ की जाती है, तो कार्बन डाइसल्फाइड अगर उपस्थित है इसके अंदर तो इससे दो यौगिक प्राप्त होंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, दोनों यौगिक प्राप्त होंगे। लेकिन अभिक्रिया 3Br2 से कराई जाती है। परीक्षा में 3Br2 लिखा हुआ आता है, इधर लिखा हुआ आता है क्वेश्चन मार्क। तो अगर 3Br2 से इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो इसमें केवल एक ही यौगिक प्राप्त होगा जिसमें ऑर्थो और पैरा स्थिति पर Br लग जाएगी, तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है। जैसे उसका नाम था पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का नाम था पिक्रिक अम्ल, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है, इसको केवल ये लिखते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब आती है एक नाम वाली अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखो इसके अंदर क्या होता है, फिनोल की जो अभिक्रिया है वो कराई जाती है एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl से। तो इससे एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है फेनिल एसीटेट, OCOCH3। ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा, इसका H और इसका Cl बाहर निकल जाएगा, इससे प्राप्त होगा फेनिल एसीटेट। इस फेनिल एसीटेट की अभिक्रिया जब कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से, AlCl3 से, तो दो यौगिक प्राप्त होते हैं। एक बार फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर COCH3, एक बार फिनोल की पैरा स्थिति पर COCH3। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, अब आती है आपके नेक्स्ट नाम वाली अभिक्रिया है, वो है राइमर टिमान अभिक्रिया। राइमर टिमान अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 आप जानते हो क्लोरोफॉर्म होता है, और KOH की उपस्थिति में प्राप्त अभिक्रिया कराई जाती है। इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर जब CHO समूह आता है, यानी कि एल्डिहाइड समूह आता है, तो इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इसको कहते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया।
नेक्स्ट नाम वाली अभिक्रिया है कॉल्बे अभिक्रिया। इसको कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। कॉल्बे अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया जब कराई जाती है NaOH से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका नाम आपको बार बार याद आ रहा है। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है उच्च दाब पर। आप चाहो तो यहाँ पर एरो के नीचे इस जगह पे उच्च दाब लिख सकते हो। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया उच्च दाब पर कराई जाती है तो इस सोडियम फिनॉक्साइड की ऑर्थो स्थिति पर यहाँ पर COO Na समूह लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा COO Na समूह। ये जो ONA है ये तो बदल जाएगा OH के अंदर और इसकी ऑर्थो स्थिति पर लग जाएगा COO Na समूह। ठीक है, अब इसका क्या रहता है अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया की जाती है तो इससे बनता है सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनता है इससे? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल में क्या होता है, जब फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर COO समूह उपस्थित होता है तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। और अगर इसकी इस स्थिति पर यहाँ पर अगर CHO समूह उपस्थित होता है तो इसका नाम था सैलिसिल एल्डिहाइड, जो यहाँ बन रहा था ऊपर। ठीक है, राइमाटिमान अभिक्रिया में सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और कॉल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है डफ अभिक्रिया। ये भी नाम वाली अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया कही जाती है CH2 6N4 से। N4 से इसका जो नाम है इसके नीचे लिखो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। लिखो इसका नाम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से कराई जाती है बोरिक अम्ल की उपस्थिति में या बोरिक अम्ल के साथ H3BO3 के साथ में। तो एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है फिनॉल के स्तर पर CH डबल बॉन्ड NCH3। ये जो लगा हुआ है समूह ये है CH डबल बॉन्ड NCH3। इसकी जब अभिक्रिया जल से कराते हैं तो इससे भी हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो राइमाटिमान अभिक्रिया से प्राप्त हो रहा था। ठीक है, इस अभिक्रिया को कहते हैं डफ अभिक्रिया। अब अगर एसीटोन से इसकी अभिक्रिया कराई जाए, फिनॉल की अभिक्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखो 13वें नंबर की अभिक्रिया और 14वें नंबर की अभिक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एसीटोन का सूत्र आप जानते हो CH3COCH3 होता है। ये रहा एसीटोन CH3COCH3। यहाँ पर फिनॉल के हमें 2 अणु चाहिए। ये मैंने फिनॉल के 2 अणु ले लिए। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से, फिनॉल की पैरा स्थिति पर जो HH लगे हुए हैं यहाँ पर, ये वाला H और ये वाला H। ठीक है, और एसीटोन का जो C डबल बॉन्ड O वाला समूह है ये O, ये तीनों मिलके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों से जलकणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब इन तीनों से जलकणु बाहर निकल जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? देखो आप, ये जो बेंजीन की वाला है ये डायरेक्ट कार्बन से और इधर से ये बेंजीन की वाला डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगी इस तरीके से। ये देखो आप नीचे देखो आप, ये अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तो इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसका नाम है बिसफिनॉल A। ए जो शब्द आया ये आया है एसीटोन से, तो उसका नाम है बिसफिनॉल A प्राप्त होता है इससे। हुआ क्या है, इसमें जलकणु बाहर निकल गया। ये जो यहाँ से जलकणु था ना, ये जलकणु यहाँ से बाहर निकल गया ये वाला बस, और दोनों बेंजीन की वाले फिनॉल वाली C से जुड़ गई, तो इससे प्राप्त होता है बिसफिनॉल A। अब इसकी अभिक्रिया कराई जाए थैलिक एनहाइड्राइड से। फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाए। ये अभिक्रिया थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है 13वें नंबर की अभिक्रिया से भी, क्योंकि इसमें जो उत्पाद प्राप्त होता है ये आपके प्रैक्टिकल में काम आता है। उसका सूत्र क्या है ये वो आपको देखना है। अब देखो फिनॉल कहाँ है इसके अंदर, ये आपके सामने फिनॉल के दोनों उपस्थित है। एक बार फिनॉल का ये रहा, एक बार फिनॉल का ये रहा। दोनों फिनॉल की पैरा स्थिति पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, वो हमने बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र ये वाला। ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, क्योंकि थैलिक अम्ल जो होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ थैलिक अम्ल का सूत्र क्या है। बेंजीन वाले के दोनों स्थितियों पर, यहाँ पर अगर उपस्थित है COOH और यहाँ भी उपस्थित है COOH, ये है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो इससे जलकणु बाहर निकल जाता है और इससे प्राप्त होता है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये आपके थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड का ये ऑक्सीजन और इन फिनॉल का दोनों H, ये दोनों अभिक्रिया का जलकणु बाहर निकाल लेते हैं और ये दोनों बेंजीन वाले इससे ऐसे जुड़ जाती हैं। ठीक है, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऊपर वाले की तरह ही। तो इससे जो यौगिक प्राप्त हो रहा है ना, उसको कहते हैं फिनोफ्थलीन यौगिक। फिनोफ्थलीन ये एक सूचक है जो कि प्रैक्टिकल में आपके इंडिकेटर के रूप में काम आता है, सूचक के रूप में काम आता है। अनुमापन करते हैं तो उसमें ये काम आता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन, इसकी संरचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। फिर एक अभिक्रिया है लैडलर मानासे अभिक्रिया। ये भी नाम वाली अभिक्रिया है, लैडलर मानासे अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया ये। अगर फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाए, एल्डिहाइड से, वो भी कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO से कराई जाए, तो इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। एक का नाम मैंने लिखा हुआ है, एक आपको लिखना है। ठीक है, मतलब कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर CH2OH समूह जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से एक H कहाँ से आया, तो जब ये वाला समूह, ये जो समूह है ये जिस बेंजीन के जिस कार्बन पर लगेगा तो वहाँ से एक H हटेगा भी तो सही, तो वहाँ वो H इस OH से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, दूसरा हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इस अभिक्रिया को कहते हैं लैडलर मनासे अभिक्रिया।
अब आती है एक, ये मैं नंबर डालना भूल गया हूँ, अब नंबर डाल देना इसका। एस्पिरिन का निर्माण। एस्पिरिन एक दवा है ना। एस्पिरिन क्या एक दवा है। ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप एस्पिरिन का निर्माण किस प्रकार करोगे। देखो ऊपर एक यौगिक आया था सैलिसिलिक अम्ल, है ना। अगर सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया, इसके नीचे नाम लिखना आप सैलिसिलिक अम्ल, अगर सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट से कराई जाए, ये है एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्रेट से सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो OH समूह है, COOH समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। इसका जो OH समूह है, OH समूह का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये वाला बंध टूट जाएगा O और H के बीच का, ठीक है। और इसका जो OCH3 समूह है, एसिटिक एनहाइड्राइड का OCH3 समूह, COCH3 समूह, ये जो अंदर वाला COCH3 समूह है, ये इस यहाँ से जुड़ जाएगा H के स्थान पर, ठीक है। तो इससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एस्प्रीन, है ना। आपने नाम सुना होगा डिस्प्रीन, ये वो नहीं है, ठीक है। ये अलग दवा है एस्प्रीन। इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल से तो बनती ही है। और ये जो COCH3 समूह है, इस समूह को बोलते हैं एसिटिल समूह, तो इसका नाम हो गया एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, जिसका सामान्य नाम है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है एक दवा का नाम भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके फिनोल जो होता है वो पूरा हो जाता है। फिनोल के बाद में अब आपके जो नेक्स्ट यौगिक है उसका नाम है आपके ईथर, ठीक है। ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROR, यानी कि ऑक्सीजन के एक तरफ एल्किल समूह और दूसरी तरफ भी एल्किल समूह। यहाँ पर एल्किल समूह के स्थान पर बेंजीन वाले भी हो सकती है, यानी कि AR समूह भी हो सकता है। दोनों तरफ AR भी हो सकते हैं, एक तरफ AR भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन RR समूह तो आएगा ही आएगा। IUPAC में ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। IUPAC में क्या नाम होता है इसका, एल्कोक्सी एल्केन। सामान्य नाम जो है IUPAC का वो है एल्कोक्सी एल्केन। जैसे देखो फर्स्ट लिखा हुआ है CH3OCH3, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम है CH3OCH3 का, वो होता है डाई एथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक CH3, इस तरफ भी एक CH3, दोनों तरफ एक एक CH3 उपस्थित है, यानी कि दो मैथिल समूह है। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया, डाई मैथिल ईथर। अब इसका जो IUPAC नाम है वो हम कैसे बोलेंगे। देखो IUPAC नाम के लिए हमें एक सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। सबसे लंबी श्रृंखला इसकी किसी भी एक कार्बन की हो गई, हमने ये एक नंबर लगा दिया। इसमें इस जो CH3 समूह है, इस CH3 से पे एक ये वाला समूह जुड़ा हुआ है। CH3 पर एक सबसे पहले हमने लंबी श्रृंखला का चयन किया जो एक कार्बन की है CH3 वाली, चाहे तो आप ये वाला चाहो चाहे ये वाला लो। अब इस CH3 समूह पर एक OCH3 समूह लगा हुआ है, CH3O या OCH3, इसको बोलते हैं मैथोक्सी समूह। क्या बोलते हैं इसको, ये मैथोक्सी समूह है, ये वाला, ये हो गया मैथोक्सी समूह। तो इसका नाम होगा मैथोक्सी मैथेन। CH3 से बन गया मैथेन और एक का हो गया आपके मैथोक्सी, ठीक है। दूसरे का नाम देखो, दूसरा है C2H5OC2H5, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, लंबी श्रृंखला दो कार्बन की बन रही है, चाहे आप ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो। इस लंबी श्रृंखला पर एक OC2H5 समूह लगा हुआ है जिसका नाम होता है एथोक्सी, तो इसका नाम हो गया एथोक्सी एथेन। C2H5 का मतलब एथेन है ना, होता तो एथेन C2H6 है, लेकिन इस समूह पर ये लगा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे एथेन। तीसरा देखो आप, तीसरे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, CH3OC2H5 है ना, C2H5। अब देखो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला जो कार्बन की है वो दो कार्बन की है और ऑक्सीजन से प्रारंभ हुई, एक और ये दो, ठीक है। एक तो हो गया CH2, एक हो गया CH3। इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पर एक जो समूह लगा हुआ है वो है OCH3, और आपको पता है OCH3 समूह को बोलते हैं मैथोक्सी समूह। अगर दो होता है तो एथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी ऐसे बोलते हैं, तो इसका नाम है मैथोक्सी, मैथोक्सी एथेन। ये तो हो गया समूह मैथोक्सी, और ये जो C2H5 समूह ये हो गया एथेन, ठीक है। तो दो नाम होंगे इसके, एल्कोक्सी एल्केन मतलब मैथोक्सी एथेन। अब देखो इनका, अगर मुझे फर्स्ट इसका IUPAC नाम, इसका सामान्य नाम लिखना है तो डाई एथिल ईथर, इसकी तरह यहाँ लिख सकते हो, आपको ब्रैकेट में लिखना है डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसका मुझे नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर, यहाँ ब्रैकेट में लिखना एथिल मैथिल ईथर, एक एथिल समूह एक मैथिल समूह और ईथर ही है। अब आता है C6H5OCH3, मतलब कि एक तरफ तो बेंजीन वाले और एक तरफ CH3 समूह है, तो मैथिल फेनिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम है। मैथिल ये हो गया, फेनिल ये हो गया और ईथर हो गया, और इसका IUPAC नाम है मैथोक्सी बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो है वो मुख्य वो हो गई श्रृंखला इसकी, और मैथोक्सी समूह यहाँ लगा हुआ है इसके पर, ठीक है। तो ये समूह तो है मैथोक्सी और ये बेंजीन वाले, तो इसका नाम हो जाएगा मैथोक्सी बेंजीन। किस प्रकार से हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं ईथर को, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एथेनॉल को आधिक्य में लेकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन पर अभिक्रिया की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। कैसे अभिक्रिया की, देखो ये है C2H5OH, ये हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, इससे जो यौगिक प्राप्त हो रहा है वो क्या है, देखो इसका OH, ये एल्कोहल का तो OH है ना, और इस H2SO4 का एक H बाहर निकलेगा, H2SO4 का केवल एक H बाहर निकलेगा तो जलकणु बनाएंगे, और एक H यहाँ बचा हुआ वो ये रहा देखो। तो इससे यौगिक प्राप्त क्या हुआ है, CH3CH2HSO4। इसकी अभिक्रिया फिर से किससे होती है, एल्कोहल से होती है। ये हम ऊपर से ले आए और ये हमने दूसरा एल्कोहल का अणु ले लिया। क्या लिखा होता है, एल्कोहल का आधिक्य लेना है, तो अब क्या प्राप्त हो, देखो इससे H2SO4 बाहर निकल जाएगा,
एक सेकंड रुकना। यहाँ से क्या होगा, ये H2SO4 बाहर निकल जाएगा ऐसे, आप भी ऐसे बॉक्स बना सकते हो, और दोनों C2H5 दोनों ईथर से जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा आपके डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया, ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया थी ये प्रयोगशाला विधि है इसकी। अब आती है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ इस स को न कर देना, विलियमसन संश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है देखो, विलियमसन संश्लेषण विधि में दो क्रियाकारक लिए जाते हैं, एक का नाम है RX यानी कि एल्किल हैलाइड, और दूसरा है RONA, मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है RONA, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, RONA का नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। क्या किया हुआ है देखो मैंने, जब RX की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RONA से कराई जाती है तो ये NA समूह बाहर निकल जाता है, और दोनों ये वाला R और ये वाला R जुड़ जाता है, ROR बन जाता है इसके अंदर। NX तो बाहर निकल गया और ROR मतलब कि ईथर प्राप्त हुआ। अब देखो ये आपकी इच्छा है, आप किस प्रकार का ईथर बनाना चाहते हो। ये जो R समूह है और ये R समूह है, दोनों आप अलग अलग भी ले सकते हो, समान भी ले सकते हो। सपोज आपने पहले वाले R समूह में ले लिया CH3, दूसरे वाले R समूह में ले लिया C2H5, तो उत्पाद उसी के अनुसार बनेगा। देखो नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है C2H5Cl और CH3ONA, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर से तो C2H5 आ गया, उधर से O और CH3 आ गया, मतलब कि एथिल मेथिल ईथर प्राप्त हो गया इससे। ठीक है, इस तो अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। तीसरी अभिक्रिया इसकी, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाए, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एल्किल हैलाइड के दो अणु चाहिए हमको, CH3CH2I, और इधर भी हमने ले लिया CH3CH2I, दो तो ये ले लिए, और Ag2O का सूत्र ये लिखा हुआ है Ag2O AgOAg। ठीक है, अब क्या होता है जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें AgI का जो अणु है वो बाहर निकल जाता है, ये AgI और इधर से इसका AgI, बीच में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं निकला है, तो ये जो C2H5 समूह है ये रहा, और ये जो C2H समूह वो ये रहा, और ऑक्सीजन यहाँ से नीचे आ गई, तो इससे प्राप्त हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो हम सिल्वर ऑक्साइड से भी इसकी अभिक्रिया RX से कराने पर भी हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या क्या है देखो, इसका पहला क्या लिखा हुआ है, एक रंगीन मीठे गंध वाला द्रव है। ठीक है, मीठे गंध वाला द्रव, इसके जो गंध है वो बहुत मीठी मीठी होती है, अच्छी आती है इसकी स्मेल। यह जल में अविलय होता है, लेकिन यह कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल बेंजीन आदि में विलय होता है। ठीक है, जल में अविलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अल्कोहल में बेंजीन में ये क्या होता है, विलय होता है। C2H5O C2H5 एथिल की संरचना क्या होती है, अब हम एक डाई एथिल ईथर की संरचना देखते हैं। इसमें जो देखो ये CH3CH2O बीच में लिखा हुआ है, और फिर वापस CH2CH3, ऐसे इसकी संरचना होती है। इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, ईथर अणु में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत होता है, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत है, और ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित है, और बंद कोण 110 डिग्री का बना हुआ है। ये देखो आप, ये तो उस पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लग रहे हैं, है ना, और इस पर बंद कोण कितना है, 110 डिग्री का है। तो अगर हम यहाँ पे C2H5 और C2H5 की जगह पे दूसरा ले लेंगे मान लो, तो उसका बंद कोण में थोड़ा अंतर आएगा। आपने दोनों मैथिल समूह ले लिया तो बंद कोण में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। रासायनिक गुणधर्म, पहली अभिक्रिया इसके रासायनिक गुणधर्म की हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, मतलब कि हैलोजन से अभिक्रिया, अंधेरे में कराएंगे तो अलग उत्पाद प्राप्त होगा, सूर्य के प्रकाश में कराओगे तो अलग उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, पहले हमने कराई अंधेरे में अभिक्रिया C2H5O C2H5, इसकी अभिक्रिया या तो Cl2 से या Br2 से, दोनों में से किसी एक से करानी है। अगर आपने Cl2 से इसकी अभिक्रिया कराई तो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इसके पास वाले कार्बन परमाणु को हम अल्फा कार्बन परमाणु बोलते हैं, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। दोनों अल्फा कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हाइड्रोजन है, जो उसमें से एक एक हाइड्रोजन हटके उस पर Cl समूह लग जाता है। ये देखो, ये वाला अल्फा कार्बन, एक सेकंड रुकना, ये वाला है अल्फा कार्बन परमाणु और ये वाला है अल्फा कार्बन परमाणु, तो ऑक्सीजन के पास में जो अल्फा कार्बन परमाणु, इन पे एक एक Cl लग जाएगी, तो ये उत्पाद प्राप्त होगा। कब, जब अभिक्रिया अंधेरे में कराई जाती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कराई जाएगी तो। लेकिन जब अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाएगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो इसमें 10 Cl2 का अणु चाहिए और H न्यू मतलब कि सूर्य का प्रकाश चाहिए इसके अंदर। तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन परमाणु हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन से विस्थापित हो जाएंगे। ये देखो CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, इस यौगिक का नाम होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। इस पर इंपॉर्टेंट लगाना, परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, कि आप पर क्लोरो डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे, या फिर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर क्या, की अभिक्रिया Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो पर क्लोरो का मतलब होता है कि सभी जगह पर क्लोरो उपस्थित है, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, HX से अभिक्रिया, अगर C2H5OH की अभिक्रिया, सॉरी एथिल ईथर की अभिक्रिया, ये जो आपके C2H डाई एथिल ईथर है, इसकी अभिक्रिया जब HI से कराई जाती है तो एक तो अल्कोहल प्राप्त होता है और एक आयोडाइड प्राप्त होता है। ये मतलब एक बन टूट जाएगा, एक तो बन जाएगा C2H5OH और इससे बन जाएगा C2H5I।
इसी से जुड़ा हुआ एक विधि है जीसल विधि। इस HX की अभिक्रिया से जुड़ी हुई एक विधि है, अन्य अभिक्रिया नहीं है ये इसका नाम है जीसल विधि। क्या नाम है इसका? जीसल विधि। ये क्या होता है देखो इसके अंदर, मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए मेथिल ईथर की HI के साथ क्रिया का उपयोग किया जाता है, इसे जीसल विधि कहते हैं। क्या होता है देखो इसके अंदर, ये विधि क्यों आई देखना, ध्यान से समझना। जो मैं ईथर ले रहा हूँ वो ये वाला है, पहले मैंने ईथर जो लिया वो ये वाला ईथर लिया मैंने, ये वाला। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई? HX से करा दी, तो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ। कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ? ये वाला उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक है। हैलाइड जो ये बन रहा है और अल्कोहल जो बन रहा है वो ये वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन के, ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ तो क्या 3 डिग्री वाला समूह उपस्थित है, ये वाला 3 डिग्री। देखो ये 3 CH है ना, ये 3 डिग्री वाला है, और एक तरफ केवल 1 वाला है। इसको मैं हटा के वापस समझाता हूँ। ये तो है आपके 1 वाला और ये है आपके 3 वाला, ऑक्सीजन के एक तरफ। अगर इस प्रकार के ईथर की अभिक्रिया HX के साथ होती है तो 3 डिग्री वाले से बनता है हैलाइड और 1 डिग्री वाले से बनता है अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ऑक्सीजन की एक तरफ 3 डिग्री है, ऑक्सीजन की एक तरफ 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाले से बनेगा हैलाइड और 1 डिग्री वाले से बनेगा अल्कोहल। ये जीसल विधि है। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ऑक्सीजन के एक तरफ मैंने ले लिया 1 डिग्री वाला और एक तरफ मैंने लिया 2 डिग्री वाला, मतलब कि द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल नहीं, द्वितीयक ईथर। तो इसमें HX के भी कराते हैं अगर अपन, तो इस 1 डिग्री वाले से तो बनता है हैलाइड और ये 2 डिग्री वाले से बनता है अल्कोहल। ये अभिक्रिया बताने के पीछे जीसल विधि का क्या उद्देश्य है कि अभिक्रिया जब पूर्ण करने में आती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन, ये जो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, इस ऑक्सीजन की दोनों तरफ कौन सा प्राथमिक है कि द्वितीयक है या तृतीयक है, कौन से समूह लगे हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ वाले उत्पाद परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं जीसल विधि। जीसल विधि आएगी तो आपको ये दोनों अभिक्रिया लिखनी पड़ेंगी, ऊपर और नीचे वाली। अब आता है इसकी ईथर का जलक बटन। ईथर का जब जलक बटन किया जाता है सांद्र तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो इससे एथिल अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अपचयन किया जाता है जब ईथर का अपचयन किया जाता है द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, तो एथेन और अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन जब इस ईथर का अपचयन किया जाता है लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में, उत्प्रेरक कौन सा है इसमें? लाल फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का अपर रूप है और HI के साथ में, तो इससे एक तो एथेन और एक जलक अणु बनता है। ठीक है, दोनों में उत्प्रेरक बदलने पर क्रिया उत्पाद बदल रहा है, ये ध्यान रखना बस। एक नीचे आती है निर्जलीकरण अभिक्रिया। अल्कोहल इसका ईथर का जब निर्जलीकरण किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो इसमें एल्कीन प्राप्त होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन प्राप्त होती है निर्जलीकरण करने पर। एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है देखो, ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, ये है आपके ईथर, और CH3COCl ये होता है एसिटिल क्लोराइड, जो कि फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एसिलीकरण अभिक्रिया में काम आता है। इससे 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, एक तो होता है C2H5Cl एथिल क्लोराइड और दूसरा CH3COCl, मतलब कि एक और दूसरा इसमें एस्टर प्राप्त होता है, इसका नाम है एस्टर। आप यहाँ लिखना पे एस्टर प्राप्त होता है, एक तो है क्लोराइड और एक एस्टर प्राप्त होता है। अगर इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट से कराई जाए, ठीक है, ये आपके ईथर है, इसकी अभिक्रिया कराती है एसिटिक एनहाइड्रेट है, ये एसिटिक एनहाइड्रेट का सूत्र है, ये एक क्रियात्मक समूह होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे इसकी अभिक्रिया तो यहाँ से ये वाला बंध टूटता है और यहाँ से ये वाला बंध टूटता है, तो इसमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये वाला जो उत्पाद ऊपर बन रहा था ना, ऐसे यहाँ पे 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ठीक है, इस प्रकार आपका ईथर भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। ओके।